हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर की जो बातें रह गई थी, यानी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के ऊपर में बात किया था, तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद आज हमारा मेन टॉपिक होगा आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में कॉन्सेप्ट देना। लेकिन उससे पहले जो पिछले टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था लेक्चर नंबर 9 में, सबसे पहले हम लोग इस टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। फिर जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है उसका नाम अनाउंस हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन में या आज के जो भी टॉपिक है उसमें आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे पास में ये था, क्वेश्चन कह रहा था कि एक बैटरी है जिसमें 6 सेल, सभी का EMF 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। उसको चार्ज किया गया है डीसी सोर्स से जो कि 220 वोल्ट का है, और उस पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया गया है 10 ओम का। हमने बताया था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इसलिए लगाते हैं ताकि वहाँ पे ओवर हीटिंग का केस ना हो, जितना चार्ज चाहिए जितना करंट चाहिए उतना करंट ही उसमें जाए। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। 6 सेल हमारे पास में, चलिए एक से लिए, दूसरा से लिए। देखो याद रखना, सीरीज़ में जब कंबाइन करोगे है ना, तो सीरीज़ में जब कभी भी कॉम्बिनेशन होता है तो याद रखिएगा एक सेल के नेगेटिव से दूसरे सेल के पॉजिटिव को जोड़ते जाइए। टोटल 5 सेल हो गया, एक सेल और बना लेते हैं, 6 सेल। इन 6 सेल को कनेक्ट किया गया है एक डीसी सोर्स से और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, दैट इज आर। डीसी सोर्स 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस 10 ओम। याद रखिएगा हर बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, हर बैटरी का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, जो कि हम उसके नीचे बना रहे हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है सभी का स्मॉल आर है, जिसकी वैल्यू है 0.5 ओम, और इन सभी बैटरीज का जो EMF है वो 2-2 वोल्ट है सबका। इसका भी 2 वोल्ट है, इसका भी 2 वोल्ट है, इसका भी 2 वोल्ट, इसका भी 2 वोल्ट। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले करंट निकालते हैं। आखिर ये सोर्स जो है वो कितना करंट इन्हें सेंड करेगा इसको चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं करंट। तो सभी लोगों को पता है करंट यानी कि I इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, तो नेट EMF अब बटा में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखते हैं नेट EMF इस सर्किट में है कितना। तो देखो सभी का 2-2 वोल्ट 6 बार यानी कि 12 वोल्ट और 220 वोल्ट। तो देखो इसका प्लस आके मिला तो माइनस होगा, तो 220 माइनस 12 ये रहा नेट EMF। अब नेट रेजिस्टेंस पे आते हैं। तो देखो 6 का रेजिस्टेंस कितना है, 6 R, अब प्लस उस सीरीज में है कैपिटल R। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 220 में से 12 जाएगा यानी कि 208 डिवाइडेड बाई ये I है, डिवाइडेड बाई 6R प्लस R। तो कितना हो जाएगा, 0.5 को 6 इंटू करोगे तो 3 हो जाएगा, अब प्लस में 10 और 3 13। 13 से ये कितनी बार में जाएगा तो आप खुद देख लीजिए। मान लीजिए कितना हो गया, 208 बट्टा में 13। तो 13 से एक बार में गया, कितना बचा यहाँ पे 78। तो अगर 6 बार में लगाइएगा तो 17 16 एम्पियर यानी कि 16 एम्पियर का करंट ये सोर्स किसको देगा, ऊपर लगे हुए सेल को चार्ज करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन में कहता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। याद होगा आपको हमने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस भी बराबर फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा E प्लस IR। अगर आप क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। हमने आपको पिछले टाइम बता दिया था, R नेट देख लेना कितना है। अब देखिए तो ज़रा इसका EMF है कितना। तो हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ से EMF की, तो देखा जाए तो नेट EMF है कितना, 200 वाट। करंट कितना है 16, और वो कितना है हमारा पास, सॉरी 200 वाट नहीं है, हमारे पास में किसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बैटरी का। तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो EMF है कितना 12 प्लस करंट कितना जा रहा है 16 एम्पियर। ठीक है, क्योंकि सिर्फ बैटरी का निकालना है, इसीलिए आप नेट EMF जो लीजिएगा ना वो सिर्फ बैटरी का लीजिएगा, सेल का। EMF किसका लीजिएगा, सेल का, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस भी सेल का ही चाहिए। तो ये तो 12 है, 6 बैटरी का 12 और ये 16 I हो गया। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है 3 ओम। तो 48 और 12 कितना हो गया, 60 वोल्ट। तो रिक्वायर्ड आंसर है 60 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसमें क्या है, करेक्ट है। अब जिन जिन लोगों ने इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें दिया है उनके नाम हम आपको अनाउंस कर देते हैं। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप नाम भी सुन लीजिए। उनके नाम है अनु, खुशीराज, सनी, गौरीशंकर, नेहा, साहित्यराज, नुसरत, चंदन, अभिषेक कश्यप,
अनीसा, स्वीटी, शुभम, प्रिंस, शिखा, अमन, काजल, साक्षी, निधि, प्रीति, जया, हर्षिता मौर्य, खुशी, सुप्रिया, अनुराधा, मोनू कुमार, खुशबू, अनुप्रिया, सोनाली, दीपक, मानसी, सेजल और मधु जिनका आंसर सबसे पहले रिसीव हुआ था बिल्कुल टाइम पे। तो वैसे दो नाम थे हमारे पास में जिनका आंसर बिल्कुल एक ही टाइम पे आ गया था। तो एक नाम है खुशीराज और सेकंड नाम है अनु। अब अनु नाम में कन्फ्यूज़न होगा इसलिए उसके जगह का नाम लिखते हैं राजपुर, अनु फ्रॉम राजपुर। तो देखिए ये दो नाम हैं जिनका आंसर एक्यूरेट था, बिल्कुल टाइम पे आया था, सबसे पहले रिसीव हुआ। इसका ये सॉल्यूशन है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। फिर आपको हम सेल से ही रिलेटेड कुछ अलग टाइप का प्रॉब्लम न्यूमेरिकल करने को सिखाते हैं। देखिए आज हम ग्रुपिंग ऑफ सेल से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करने जा रहे हैं और आपको समझाने जा रहे हैं इस तरह का सवाल कैसे आपको सॉल्व करना है। क्योंकि ये जो सवाल है, इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, स्पेशली सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल आता रहता है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे मार्क कर सकते हैं कि इस तरह का सवाल जो है वो कंपटीशन या सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए सवाल बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन कहता है देयर आर 10 सेल्स, हमारे पास में 10 सेल हैं, ईच ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, सभी का ईएमएफ 2 वोल्ट है, आर कनेक्टेड इन सीरीज में कनेक्ट किया गया। इफ़ 3 ऑफ देम आर रॉन्गली कनेक्टेड। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि उसमें से 3 सेल जो है ना वो रॉन्गली कनेक्टेड हो गया। मतलब सीरीज़ में कैसे होता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, नहीं उल्टा हो गया साहब। मान लो कि एक के प्लस से दूसरा का प्लस कनेक्ट हो गया। तो अब ईएमएफ क्या होगा? सवाल अच्छा है और इस तरह का क्वेश्चन में टाइप बहुत है। इसमें आपको बहुत टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, 2-3 टाइप का सवाल मिल सकता है। हम सारे टाइप को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। समझना, देखो है क्या यहाँ पे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास में 10 सेल है। अगर आप चाहें तो इस तरह के सवाल के लिए आप यहाँ पे 10 सेल देखिए। सीरीज़ में कैसे होता है, एक के प्लस से दूसरे का माइनस जोड़ते जाइए। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। ये बस आपको समझाने के लिए बना रहे हैं, आपको बनाना नहीं होगा। इसका बहुत बेहतर ट्रिक है हमारे पास में। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए एक एक्स्ट्रा बन गया है, 10 सेल है हमारे पास। और सभी का ईएमएफ है कितना भाई? सबका 2-2 वोल्ट है। देखो अगर ये सब बिल्कुल ढंग से कनेक्टेड होता, ठीक है, अगर कोई कनेक्शन में गड़बड़ी नहीं होती तो टोटल ईएमएफ कितना होता है? 1 का 2 टोटल 10 20 वोल्ट होना चाहिए था। लेकिन कह रहा कि 3, इसमें से 3 जो है वो रॉन्गली कनेक्टेड बोल दे, या कहे कि पोलरिटी उल्टा हो गया। पोलरिटी उल्टा कहने का मतलब जहाँ प्लस होना चाहिए वहाँ माइनस हो गया, जहाँ माइनस होना चाहिए वहाँ प्लस हो गया। तो नया ईएमएफ क्या होगा? लोग करेंगे क्या कि 3 रॉन्गली कनेक्टेड है ना, 3 को हटाओ, 7 तो ठीक है, 7 दूना 14 वोल्ट आंसर। ऐसे नहीं करना है। देखिए अगर एक भी सेल रॉन्गली कनेक्टेड होता है तो उसका असर सर्किट पे क्या होता है? अगर एक सेल भी हमारा रॉन्गली कनेक्टेड हो गया तो उसका असर उस सर्किट पे क्या पड़ेगा, पहले वो याद रखिएगा। देखिए कैसे क्या होता है यहाँ पे। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई एक सेल हमारा गलत कनेक्ट हो गया, 3 हम गलत कनेक्ट करते हैं, मतलब क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। चलिए उल्टा कर देने का मतलब क्या कर दिया, प्लस माइनस हमने उल्टा कर दिया, ये हो गया रॉन्ग कनेक्शन। ठीक है, ये तीनों हमारा रॉन्गली कनेक्टेड है। अब इन तीनों का बाकी सिस्टम पे देखो क्या असर पड़ेगा। तो देखो क्या असर पड़ेगा, ये माइनस प्लस, अगर करंट इधर से जाएगा तो माइनस ई, अब करंट अगर ऐसे पास हो रहा है, देखो मान लो ए पॉइंट से हम जा रहे हैं बी पॉइंट की ओर, तो हमने कैसे लिखने को पोटेंशियल डिफरेंस सिखाया, प्लस मिलता जाएगा तो प्लस ई प्लस ई प्लस ई, और यहाँ से शुरू होगा माइनस ई माइनस ई माइनस ई। तो वो 3 माइनस ई 3 प्लस ई को कनेक्ट क्या कर देगा आपको, जैसे आप ऐसे डायग्राम बना के समझिए कि हमारा एक जो है वो सही कनेक्टेड है और दूसरा ऐसे कनेक्टेड हो गया। सिचुएशन तो कुछ ऐसा हो गया, प्लस माइनस, यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस है और जब उल्टा कनेक्ट हुआ तो माइनस प्लस कनेक्ट हो गया। अगर मान लो ऐसे करंट जाएगा और इसका भी ईएमएफ ई है, इसका भी ईएमएफ ई है, तो जब तुम ए से बी जाओगे तो तुम लिखोगे प्लस ई, और जब तुम बी से सी जाओगे तो तुम लिखोगे माइनस ई।
टोटल कैंसिल होके क्या हो जाएगा 0। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर एक सेल भी रॉन्गली कनेक्टेड है, उल्टा कनेक्टेड है, तो वो सर्किट के एक सही सेल का ईएमएफ भी ख़त्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है ना। यानी खुद तो उसका ईएमएफ गया, साथ ही साथ उसने सर्किट के भी एक सेल का ईएमएफ क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो याद रखिएगा, अगर एक सेल गलत कनेक्ट हो जाए तो जो आपके सेल का ईएमएफ है वो 2 गुना कम हो जाएगा। 2 गुना कम क्यों होगा, एक अपना तो वो ले गया साथ में क्योंकि वो उल्टा कनेक्टेड था, साथ ही साथ वो एक अच्छा सेल जो ढंग से कनेक्टेड था प्लस माइनस, उसके ईएमएफ को भी उसने क्या कर दिया, ख़त्म। समझ गए बात को। तो ट्रिक यहाँ पे, लॉजिक यहाँ पे ही है। आप याद रखिएगा कि यदि एक सेल भी रॉन्गली कनेक्टेड हो जाता है तो वो ईएमएफ को 2E से कम कर देता है। याद रखिएगा, एक ई अपना वाला भी और एक ई साथी वाला भी। इफ वन सेल विल बी, इसको हम लिखने की, याद करने के लिए लिख देते हैं, विल बी wrongly connected, then EMF will decrease by 2 times of EMF। जो उसका EMF होगा उसके 2 टाइम्स से क्या हो जाएगा, कम। अब इसमें कितना रॉन्गली कनेक्टेड है, 3, 1 2 3, तो वो अच्छे कितने सेल को ख़त्म कर देगा, 3 अच्छे सेल को भी ख़त्म कर देगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, ये तीनों अपने साथ ख़त्म कर दिया। यानी असर 3 पे और पड़ा, यानी कि 10 में से 6 तो ख़त्म हो गया, 3 तो ऑलरेडी उल्टा कनेक्टेड था और 3 उसकी वजह से न्यूट्रलाइज हो गया, तो 10 में से 6 ख़त्म, है ना। यानी अब अगर यहाँ पे आप नेट EMF कैलकुलेट कीजिएगा तो देखो कितना होना चाहिए, NE कितना है, -2 इंटू 3 इंटू E, इतना ही होगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, टोटल था कितना 10, एक का कितना था 2, -2 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि कितना बचा आंसर, 8 वोल्ट। देखिए NE टोटल EMF होना तो चाहिए था 20 वोल्ट, 10 का होता कितना है 20 वोल्ट, लेकिन 20 में से, फिर से समझिए, होना चाहिए था 20, 3 रॉन्गली कनेक्टेड है, 3 दूना 6 वोल्ट तो गया, साथ ही साथ वो 3 अच्छे को भी ले गया तो 6 वोल्ट और चला गया, तो 6 और 6 12 वोल्ट गया, होना चाहिए था 20, 12 ख़राब हो गया, बचा कितना 8 वोल्ट। तो ये इसका राइट सॉल्यूशन है। बनाने का तरीका यही है कि आप देखिएगा कि कितना रॉन्गली कनेक्टेड है, 3 है ना। कभी कभी इसको हम लोग सिंबल में ऐसे भी लिखते हैं, NE -2ME, M का मतलब कितने नंबर्स ऑफ सेल्स, कितने नंबर्स ऑफ सेल्स रॉन्गली कनेक्टेड है। यहाँ पे 3 था, हमने 3 रखा, 10 होता तो 10 रखते, ठीक है। तो जो भी सवाल है वो इस लॉजिक से आपको सॉल्व करना है। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। अब यहाँ पे देखो एक टाइप और, लेकिन उस सवाल को लिखने से पहले आप पहले इस सवाल को नोट कर लीजिए, तो फिर हम आपको एक टाइप और इसमें बताते हैं। देखिए इसी में जो दूसरे टाइप का सवाल है वो कुछ ऐसा आ सकता है। मान लीजिए आप 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐसा सवाल है आपके सामने, 20 सेल्स ईच ऑफ EMF 2 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज but the total EMF of their combination is 32 volt, then how much cells are wrongly connected। देखिए समझिए, किसी के पास में 20 सेल है, 20 सेल है और सभी को उसने सीरीज़ में कनेक्ट किया और सभी का EMF कितना है 2 वोल्ट, तो टोटल EMF कितना होना चाहिए 20 दूना 2 यानी कि 40 वोल्ट। लेकिन जब वो देख रहा है टोटल EMF तो उसे कितना मिल रहा है 32 वोल्ट, यानी ज़रूर कुछ सेल उसमें से गलत कनेक्ट हो गए, रॉन्गली कनेक्टेड है, ठीक है। तो कितने सेल रॉन्गली कनेक्टेड है, हमने आपको बहुत क्लियर कट इससे जस्ट पहले सवाल में बता दिया एग्जाम्पल देके कि अगर एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड होता है तो वो दूसरे एक सेल जो कि अच्छे से कनेक्टेड है उसका EMF भी ख़त्म हो जाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। अब देखो अगर एक सेल रॉन्गली कनेक्टेड होता तो 2 वोल्ट वो खुद का लेता, 2 वोल्ट, साथ ही एक 2 वोल्ट और ख़त्म कर देता, मतलब 8 वोल्ट। आप हीट एंड ट्रायल मेथड से सोच सकते हैं 4 वोल्ट, लेकिन 32 है यानी कितने का नुकसान है 8 वोल्ट का। तो 8 वोल्ट एक का 2 वोल्ट है तो 8/2 4 यानी कि 4 बैटरी, तो 4 बैटरी रॉन्गली कनेक्टेड नहीं होगा। 4 बैटरी का लॉस तब है जब 2 बैटरी रॉन्गली कनेक्टेड है। बात क्लियर है ना।
एक बैटरी जब रॉन्गली कनेक्टेड होता है, इफ वन सेल विल बी रॉन्गली कनेक्टेड देन ईएमएफ विल डिक्रीज बाई 2E। समझिएगा। मान लेते हैं, देखिए इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा, थोड़ा हम इसको लॉन्ग प्रोसीजर से आपको सॉल्व करते हैं। सपोज M cells are wrongly connected। अगर M सेल wrongly connected होंगे then EMF will reduce by M या X जो भी मानना है मानिए, बाई देखिए एक सेल अगर रॉन्गली कनेक्टेड हो तो EMF डाउन होता है 2E से। कितने से? 2E से। अगर M होगा तो कितने से हो जाएगा? डाउन 2ME से। ठीक है, आपको इसी M का वैल्यू निकालना है। एक सेल का EMF है यहाँ पे 2 वोल्ट, है ना। टोटल EMF होना कितना चाहिए यहाँ पे? NE। टोटल EMF होगा कितना? NE। N मतलब टोटल नंबर्स ऑफ सेल्स, यानी कि 20, यानी कि 2, यानी कि 40 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आ कितना रहा है? 32 वोल्ट। तो 40 वोल्ट माइनस 32 वोल्ट, है ना। 40 वोल्ट में से अगर 32 वोल्ट घटाएं तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 2ME के बराबर होना चाहिए, है ना। 40 में से 32 जाएगा तो वहाँ से हमको किसका EMF दिखना चाहिए? जो रॉन्गली कनेक्शन में क्या हो गया है? बर्बाद हो गया है, EMF इतना रिड्यूस हुआ है। ठीक है, तो 40 में से 32 किया तो कितना बचा? 8। 2M चाहिए और एक का EMF कितना है? 2। तो M बराबर आंसर कितना आता है? 2। यानी कि 2 सेल जो है वो रॉन्गली कनेक्टेड है। आप चाहे इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बिल्कुल क्लियर कट है। एक सेल 2E से घटाता है ना, यानी कि एक सेल की वजह से 2E ख़त्म, तो टोटल कितना ख़त्म हुआ है हमारा? 8। तो 2 2 ज़ा 4, यानी कि आंसर कितना आएगा? 2। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, 40 में से 32 गया तो 8 बचा। एक सेल का EMF 2 वोल्ट है, 8 वोल्ट ख़त्म हो चुका है, मतलब 8/2 यानी कि 4 बैटरी। 4 बैटरी तो रॉन्गली कनेक्टेड होगा नहीं, 2 होगा तब ना 4 का EMF खाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको लॉजिकली आपको सोचना है। एक क्वेश्चन और हम इस पे लेते हैं जो M और N के टर्म में होगा, M और N के टर्म में, ताकि आपको एक इक्वेशन मिल जाए करंट का। इस तरह के केस में करंट कैसे निकालते हैं उसका इक्वेशन आपको मिले। जल्दी से इसको नोट कीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए बोर्ड पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। जो कॉन्सेप्ट हमने जस्ट अभी आपको बताया रॉन्गली कनेक्शन वाला, वो कॉन्सेप्ट पूरा यूज़ होगा। इंटरनल रेसिस्टेंस वाला भी कॉन्सेप्ट है। तो आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से और बहुत पेशेंस के साथ इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत है। देखिए क्वेश्चन कहता है N सेल्स, बताया नहीं कितना सेल है, कितना सेल है? N सेल्स। अभी तक 10-20 सेल दे रहा था, अभी यहाँ बताया नहीं। N सेल्स ईच ऑफ EMF सभी का दे रखा है E, और इस बारी हर सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस भी है स्मॉल r, आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशन। इफ पोलरिटी ऑफ M सेल्स आर रिवर्स्ड मतलब वही रॉन्गली कनेक्शन, तो करंट कितना बहेगा। ठीक है, क्वेश्चन वैसा ही है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप है, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको दिया। थोड़ा सा डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो आप डायग्राम बना सकते हो। देखो सेल कितना है ये हमें उसने बताया नहीं, कितना सेल है ये हमें कोई अता पता नहीं है। सेल जो है वो कितने नंबर्स ऑफ सेल्स हैं? N, और सभी का EMF कितना है भाई? तो E, और इन सभी को कनेक्ट किया है एक रेसिस्टेंस R पे। अब पूछ ये रहा है कि ये सारे सेल कितना करंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि टोटल हैं तो N सेल्स, सभी के अंदर में इंटरनल रेसिस्टेंस भी है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें से कुछ सेल रॉन्गली भी कनेक्टेड है ना, सभी का सभी सेल ठीक से कनेक्टेड नहीं है। इसमें से M सेल्स ऐसे हैं, N सेल में M सेल्स ऐसे हैं जो रॉन्गली कनेक्टेड हैं, तो उनका EMF टोटल EMF में से निकालना होगा, तब तो करंट मिलेगा ना। करंट क्या होता है? नेट EMF बटा नेट रेसिस्टेंस। तो देखो सिस्टम में सेल के रॉन्गली कनेक्ट होने से रेसिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
जितने रेसिस्टेंस आपको यहाँ दिख रहे हैं सब के सब सीरीज़ में हैं। तो सबसे पहले एक आप एक काम कर लो, जो आपको आसान पार्ट लगता है पहले वो कैलकुलेट कर लो, है ना। सबसे पहले हम टोटल रेसिस्टेंस क्या कर लेते हैं, सर्किट का निकाल लेते हैं। तो नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना होगा, पूरे सर्किट का ही हम निकाल लेते हैं, नेट रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट। आप खुद अब आप जान चुके होंगे कि आर इक्विवेलेंट जो होता है वो कितना होता है सर्किट का। तो सर्किट में ये कैपिटल आर भी है, अब प्लस बहुत सारा इंटरनल रेसिस्टेंस है, कितने सेल्स का, एन, तो एन सेल्स का इंटरनल रेसिस्टेंस एन आर। तो सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस आपको पता है, करंट के लिए चाहिए होता है नेट ईएमएफ। तो ईएमएफ तो कैलकुलेट करना जानते हैं। अगर एक सेल, आपको पता है एक सेल अगर रॉन्गली कनेक्टेड होता है, एक सेल अगर रॉन्गली कनेक्टेड होता है तो वो आपके सेल का ईएमएफ 2 टाइम्स डिक्रीज करा देता है ना। खुद का तो ले ही जाता है, साथ में एक सेल का और ईएमएफ खा जाता है, तो 2E डाउन हो जाता है एक सेल के रॉन्गली कनेक्टेड होने से। यहाँ पे M सेल रॉन्गली कनेक्टेड है तो कितना डाउन कर देगा, 2ME। क्लियर है बात एकदम। तो इसको ऐसे लिखते हैं। सबसे पहले ये बताइए टोटल है तो N सेल है ना, तो अगर हम चाहें तो EMF ऑफ N सेल्स का होना कितना चाहिए था, NE। लेकिन एज वी नो ये लिखना पड़ेगा आपको, इफ वन सेल विल बी wrongly connected ये इनिशियल कंडीशन है, एन सेल कितना होता है, लेकिन इसमें रॉन्गली कनेक्टेड भी है। एज वी नो इफ वन सेल विल बी रॉन्गली कनेक्टेड देन EMF reduces by 2E, ठीक है। hence M cells are wrongly connected, then EMF will reduced by 2ME। इन 4 लाइन में किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप कॉल मैसेज करके पूछिए, हम इसको एक बार फिर से आपको क्लियर कर देंगे, आपको वहाँ पे बता देंगे। ऐसे इजी है, ज़्यादा कोई टेंशन होना नहीं चाहिए, ठीक है। सो नेट EMF ऑफ द सर्किट। अब सर्किट का नेट EMF होगा कितना, ई नेट कितना होना चाहिए भाई, तो देखिए होना तो चाहिए था NE, लेकिन इस NE में से माइनस करना पड़ेगा जितना रॉन्गली कनेक्टेड है, 2ME, ठीक है। तो E नेट की वैल्यू बचेगी आपके पास में, हमारा E तो कॉमन आ गया बाहर, N-2M। अब आपके पास में नेट EMF भी है। सो करंट तो आप लोग जानते हैं, करंट निकालने में आप लोग अब माहिर हो चुके हैं। करंट I बराबर फॉर्मूला होता है नेट EMF अब बटा में नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखिए आप खुद से, नेट EMF कितना है, EN-2M, और नेट रेजिस्टेंस कितना है, R प्लस NR, विच इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर योर करंट। कितना करंट बहेगा, तो EN-2M डिवाइडेड बाई R प्लस NR, ठीक है। अच्छे से इसको नोट करना है, इस क्वेश्चन को 1-2 बार फिर से प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि जिनको एग्ज़ाम CBSE बोर्ड से देना है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड वाले में भले ही इस तरह का सवाल नहीं आता है, लेकिन अगर वो आगे कंपटीशन का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इस तरह का सवाल आएगा। NCERT में तो नहीं, लेकिन M करीम की जिनके पास में किताब होगी, या शायद SC और में भी इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम आपको बताते हैं, एक काम करते हैं, इसके जस्ट बाद हम आपको एक टेस्ट का क्वेश्चन देते हैं इसी टाइप से, इसी से रिलेटेड, ताकि आपका और कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। आपके सामने बोर्ड पे इस लेक्चर के टेस्ट का क्वेश्चन लिखा हुआ है।
क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। 20 cells each of resistance EMF 2 volt and internal resistance 1 ohm are connected in series, but 3 of them are wrongly connected. If their combination is connected to a resistance of 8 ohm, then calculate the current through the resistance. जो हमने कॉन्सेप्ट बताया जस्ट अभी, उसी का सवाल है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 0.5 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर एंड नन ऑफ दीज। और आपको हम बता दें कि सवाल किसी कंपटीशन का ही पूछा हुआ है। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं विद इन 20 to 10 सेकेंड, तो आप बहुत ईजिली कंपटीशन में इस तरह का सवाल क्रैक कर सकते हैं। इसे सॉल्व कीजिए, भेजिए। हम अब आपको लेकर चलते हैं बिल्कुल नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। देखिए, अब हम लोग बात करेंगे बिल्कुल नए टॉपिक पे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी। पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। डेफिनेशन जो कि मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख रखा है, इसे अभी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस डेफिनेशन को आपको समझाऊंगा। पहले हम लोग ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होता क्या है। तो देखिए, हम एक सिस्टम लेते हैं जिसमें एक सेल है। मान लीजिए हमारे पास में एक सेल है और इसका कुछ EMF है या पोटेंशियल डिफरेंस है V या EMF, जो भी आप मान लीजिए, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो जो भी कहिएगा एक सेम ही बात है। और हमने इसको कनेक्ट किया एक रेजिस्टेंस R से, और ये करंट कितना दे रहा है, I। आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था कि कोई भी सेल जो हमारे पास में होता है वो चार्ज या करंट सप्लाई नहीं करता है, वो एनर्जी सप्लाई करता है। क्या सप्लाई करता है, एनर्जी। सेल का काम होता है एनर्जी सप्लाई करना, किन को, चार्जेस को। वो एनर्जी लेकर के चार्ज रेसिस्टेंस वाले पाथ से होता हुआ फिर वापस सेल के पास आता है, रेसिस्टेंस से गुजरता है, तो एनर्जी उसकी वेस्ट हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। फिर वापस सेल के पास आता है, फिर एनर्जी लेता है, फिर जाकर के वो रेसिस्टेंस पे क्या करता है, उसको डिसिपिटेट कराता है हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, है कि नहीं। तो जब कभी भी ये करंट यहाँ से फ्लो होगा वायर से, तो रेसिस्टेंस है वायर में, रेसिस्टेंस तो उसको फ्लो होने देगा नहीं, वो रोकेगा तो करंट को इधर मेंटेन कराने के लिए, क्योंकि अगर इस बैटरी का वोल्टेज V है तो इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस भी V ही होगा। और अगर इसमें I करंट बह रहा है तो इस I करंट को मेंटेन कराने में बैटरी को वर्क करना पड़ता है, इसको एनर्जी देना पड़ता है। एनर्जी कौन देता है, बैटरी। तो अब वो बैटरी जितना वर्क करेगा इस करंट को इस सर्किट में मेंटेन कराने के लिए, क्योंकि सर्किट में रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस नहीं चाहता है कि करंट फ्लो हो, ठीक है। तो उस करंट को मेंटेन करने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है, एंड द वर्क डन बाय द बैटरी इन मेंटेनिंग दैट इलेक्ट्रिक करंट इन दैट सर्किट विल स्टोर एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो कि बोर्ड पे वही बात लिखा हुआ है, द टोटल वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स ऑफ EMF in maintaining the electric current in the circuit for a given time is called electric energy consumed in the circuit। अब हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो आप सभी लोगों को पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टर R विल बी, आप सभी लोगों को पता है, इफ I current is flowing across resistor R for time t, कुछ समय के लिए, then potential difference across resistor कितना हो जाना है, ओम्स लॉ कहता है V इक्वल्स टू IR, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड द वर्क डन बाय द बैटरी, एंड द वर्क डन बाय बैटरी कह लीजिए या सोर्स कह लीजिए, तो आप सभी लोगों को पता होगा वर्क बराबर होता है पोटेंशियल इनटू चार्ज। अगर कोई सेल, आपको पता है ये मेरे पास मान लीजिए सेल है, और ये अगर Q चार्ज को सप्लाई करा रहा है, तो A से B या B से A इस चार्ज को भेजने में जो वर्क करना पड़ता है बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन दैट पॉइंट। आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मैंने पढ़ाया था, V बराबर वर्क बाय चार्ज, तो वर्क बराबर V गुना चार्ज। अब यही वर्क क्या बन जाता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। दिस वर्क विल स्टोर एज द इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी आप कह सकते हैं दिस वर्क विल स्टोर एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्मूला है पोटेंशियल और चार्ज के फॉर्म में। आप चाहें तो W को E से रिप्लेस कर दें एनर्जी, और V को चाहें तो आप IR से रिप्लेस कर दें, V को आप चाहें तो IR से रिप्लेस कर दें, है ना।
और आप चाहें तो Q को IT से, करेंट इंटू टाइम से रिप्लेस कर दें, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा I²RT। और ये एक तरह से एनर्जी का भी इक्वेशन है, और चूँकि हम कह रहे हैं कि ये करंट लेकर जब रेसिस्टर के पास जाता है तो वहाँ पे हीट क्या होता है, सॉरी एनर्जी क्या होता है, हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में डिसिपिटेट हो जाता है। लाइट तो बहुत कम होता है, ज़्यादातर तो हीट के ही फॉर्म में होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक तरह से लॉस ऑफ हीट का भी फॉर्मूला है। अगर कोई आई करंट किसी रेसिस्टर आर से टी टाइम के लिए बहता है और आपसे कोई पूछे कि हीट के फॉर्म में कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी बर्बाद हुआ, डिसिपिटेट हुआ, तो आप कह सकते हैं I²RT। यह इलेक्ट्रिक एनर्जी का पोटेंशियल और चार्ज के फॉर्म में ये फॉर्मूला है। आप चाहें तो एक फार्मूला और बना सकते हैं, V को रहने दीजिए, सिर्फ Q को कर दीजिए IT, तो आपके पास में एनर्जी का और एक फार्मूला आ जाएगा। अगर हम V को रहने दें और उसको IT से रिप्लेस कर दें तो V गुना I गुना T। तो इतना सारा फार्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप समझ गए, जितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है सोर्स को, है ना, या सोर्स जितना एनर्जी देकर के चार्ज को या करंट को इस पाथ में मूव कराता रहता है, रेसिस्टेंस वाले पाथ में, उसी को हम लोग कह देते हैं, वही जितना वर्क उसको करना पड़ा इस करंट को मेंटेन कराने के लिए, वही कहलाता है उस सर्किट में वही स्टोर हो जाता है एज इट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। और यही एनर्जी फिर चेंज होता है हीट में और लॉस हो जाता है। आप देखते होंगे करंट आपके घर में आता है, वायर गर्म हो जाता है, तो जितना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, जितना आर ज़्यादा होगा, हीट में लॉस उतना ज़्यादा। जितना ज़्यादा करंट, तो करंट का पावर 2 है। इसीलिए हम लोग जब आगे पढ़ेंगे पावर कंजर्वेशन एसी करंट में, तो वहाँ पे हम लोग को एक लॉजिक सिखाया जाएगा कि जब कभी भी हम ट्रांसमिशन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट का एसी में, तो हम लोग हाई वोल्टेज पे करते हैं ताकि वहाँ पे एनर्जी का लॉस कम हो। आप सुनते होंगे 11,000, 22,000, 33,000 वोल्ट। तो इसका मतलब आपको एसी करंट में समझ में आएगा जब हम वहाँ पे ये फार्मूला का यूज़ करके आपको बताएंगे कि जैसे ही वोल्टेज हाई होता है करंट लो होता है, और करंट के लो होने के कारण हीट में वेस्टेज कम हो जाता है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर आपको हम इलेक्ट्रिक पावर समझाते हैं। जल्दी से इसको पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, तो हम इसी में आपको इलेक्ट्रिक पावर भी समझा देते हैं। इलेक्ट्रिक पावर में कोई टेंशन नहीं है, और आपको इलेक्ट्रिक पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी में रिलेशन भी समझ में आना चाहिए। चलिए, तो हम इसको इरेज कर देते हैं और अब आप लोगों को समझाते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इन्हीं सब फार्मूला का यूज़ हम वहाँ पे कर लेंगे इलेक्ट्रिक पावर को समझाने के लिए, उसका फार्मूला निकालने के लिए। उसके बाद हम कुछ इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आपको करा देंगे, ताकि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट वगैरह जो भी है क्लियर हो जाए। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी समझ में आता है तो आप इलेक्ट्रिक पावर भी ईजिली समझ सकते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो उसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। इसका हमेशा SI यूनिट क्या होगा, जूल। ये लिखने की वैसे ज़रूरत है नहीं, आपको पता है, फिर भी। अब देखिए इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर होता है कि देखिए, अब इस सोर्स को वर्क करना पड़ रहा है करंट को मेंटेन करने के लिए, तो आखिर किस रेट से वर्क करना पड़ रहा है उसको मेंटेन करने के लिए, है ना। यानी कितना एनर्जी पर सेकंड उसे प्रोवाइड करना पड़ता है करंट को मेंटेन करने के लिए, वही उसका पावर है। समझ गए। तो अगर आपको पावर का डेफिनेशन लिखना होगा तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब होगा द रेट ऑफ वर्क डन बाय द सोर्स in maintaining the electric current in the circuit is known as electric power। यानी अगर कोई बात करेगा इलेक्ट्रिक पावर यानी कि P का, तो कितना वर्क करना पड़ा पर यूनिट टाइम। ठीक है, आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या है, वही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पावर है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, VIT आप जान रहे थे, डिवाइडेड बाई T से हमारा T क्या हो गया, कैंसिल। तो पावर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया, V × I। हमेशा याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को करंट से गुना कर दीजिएगा तो आपको पावर मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा पहला रिलेशन। दूसरा रिलेशन,
अगर आपको करंट और रेसिस्टेंस और पावर में रिलेशन चाहिए तो आप पावर बराबर क्या होता है, एनर्जी बटा टाइम, टाइम यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं I²R। तो एक फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, पावर का 3 फॉर्मूला है। तीनों फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो। देखिए अगर हम यहाँ से एक काम करते हैं, देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ से I बराबर पुट कर देते हैं, एक और फॉर्मूला निकालते हैं, करंट बराबर होता है वोल्टेज बटा रेसिस्टेंस। तो एक R से एक R हमारा क्या हो गया, कैंसिल। तो एक और फॉर्मूला बचा V² बटा R। तो याद रखिएगा पावर का हमारे पास में 3 फॉर्मूला है। जब कभी भी करंट के हिसाब से पावर देखना होगा तो I²R। रेसिस्टेंस याद रखिएगा फिक्स होता है, रेसिस्टेंस वोल्टेज या करंट के बदलने से बदलता नहीं है। तो ये बहुत कॉन्सेप्चुअल फार्मूला है दोनों, रेसिस्टेंस ये वाला फार्मूला। तो ये फार्मूला जब आपका करंट के लिए यूज़ करना हो, कहीं पे करंट मान लो कांस्टेंट हो, है ना, I अगर आपका फिक्स हो, जैसे सीरीज सर्किट होता है, करंट वहाँ फिक्स होता है, तो वहाँ पे पावर डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस पे। जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका पावर भी ज़्यादा होगा। और आपको पता है जब पैरेलल में हम कनेक्ट करते हैं रेसिस्टेंसेस को तो पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो पैरेलल वाले केस में क्या होगा, P बराबर V²/R, यानी पैरेलल वाले केस में उल्टा हो जाएगा। तो याद रखिए कभी कभी कंपटीशन में सवाल आता है, सर्किट को बहुत सारे रेसिस्टेंस को जब सीरीज़ में कनेक्ट कर देगा तो करंट सेम, तो वहाँ पे उसके रेसिस्टेंस से देखिएगा कि पावर का वैल्यू क्या होगा। और जब पैरेलल में कनेक्ट कर देगा तो वोल्टेज सेम, तो वहाँ डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस इन्वर्सली और वहाँ पे डायरेक्टली। यानी सीरीज़ वाले केस में जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर ज़्यादा, और पैरेलल वाले केस में जिसका रेसिस्टेंस ज़्यादा उसका पावर कम। क्लियर है? तो आप इन सारे फॉर्मूलाज को नोट कीजिए, फिर हम आपको इससे रिलेटेड एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देते हैं ताकि आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो। अच्छा हाँ, इसमें एक बात और नोट कर लीजिएगा, एक चीज़ और, जैसा कि मैंने आपको बताया SI यूनिट जो होता है पावर का वो वाट होता है, जूल पर सेकंड वर्क बाय टाइम या वाट। ऐसे इसका लार्जेस्ट यूनिट किलो वाट होता है। और प्रैक्टिकल यूनिट अगर हम लेते हैं एनर्जी का तो एनर्जी बराबर पावर गुना टाइम होता है। यहाँ से देख सकते हैं आप, एनर्जी बराबर पावर गुना टाइम। तो याद रखिएगा ये एनर्जी का प्रैक्टिकल यूनिट होता है ना। वाट पर आवर, वाट आवर में ही, किलो वाट आवर में ही आपका जो बिल वगैरह होता है कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक बिल, वो उसी यूनिट से, वो कमर्शियल यूनिट है। तो ये सारा कन्वर्जन है, आप ध्यान में रखिएगा। अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं आगे। देखिए एनर्जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, इससे बहुत सारा पार्ट आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी स्पेंट इन 6 ओम रेसिस्टर इन 5 सेकेंड। 6 ओम रेसिस्टर में कितना एनर्जी बर्बाद होगा 5 सेकंड में, वो आपको निकालना है। और फिर पूरे सर्किट में 5 सेकंड में कितना एनर्जी स्पेंड होगा वो निकालना है। याद रखिएगा रेसिस्टर में हमेशा, रेसिस्टर के केस में हमेशा एनर्जी डिसिपिटेट होता है, यानी कि बर्बाद हो जाता है। वो हीट होता है और उस हिसाब से वहाँ पे एनर्जी निकल जाता है। और हीट एनर्जी का फॉर्मूला I²RT। सबसे पहले तो हमें यहाँ I²RT अगर यूज़ करना है, रेसिस्टेंस है, टाइम है ना, 6 ओम में, तो आपको सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा। तो आपको इस तरह के सर्किट में करंट निकालना तो आता ही है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बहुत सारा तरीका है आपके पास में। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो देखो ऊपर में 12 ओम, नीचे में 6 ओम। अगर हम इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/12 है ना, 1/6 प्लस 1/12। इसका इक्विवेलेंट क्या आना चाहिए, इसका हो जाएगा 2 और 1 3, 3/4, 3/12 यानी कि 4, 1/4 4 हो जाएगा। तो 12 और 6 का पैरेलल में है, 1/6 प्लस ये करोगे तो 4 ओम, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना है, 4 ओम, और यहाँ पे कितना है, 16 वोल्ट, ठीक है। अब देखिए 4 ओम और 16 वोल्ट। अब यहाँ से अगर हम करंट निकालना चाहें, सो करंट इन द सर्किट दैट इज I। तो I बराबर होता है नेट EMF 16 वोल्ट और नेट रेसिस्टेंस, अब तो 4 किस में आ गया, सीरीज़ में 4 4 8 यानी कि 2 एम्पियर। तो चलिए एक बात तो पक्का है कि यहाँ से 2 एम्पियर का करंट निकलेगा।
लेकिन अगर हम इस पॉइंट को ए माने और इस पॉइंट को अगर हम बी माने तो देखो यहाँ से जाने के लिए दो रास्ता है, इधर कुछ करंट जाएगा I1, इधर कुछ करंट जाएगा I2, ए से तो दो रास्ता हो गया। और हमको चूँकि एनर्जी निकालना है 6 ओम वाले रेसिस्टर में 5 सेकंड के लिए, तो करंट भी तो हमें 6 ओम वाले रेसिस्टर में पता होना चाहिए, तभी तो हम एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब हमको I2 और I1 कैलकुलेट करना है ना। चलो यहाँ से 2 एम्पियर गया है, ये हमको पता है। तो देखिए इन दोनों का इक्विवेलेंट 12 और 6 का कितना है 4, और 4 ओम नेट आपका क्या है रेसिस्टेंस है। तो ये तो पक्का है ना कि 16 वोल्ट का बैटरी कितना एम्पियर दे रहा है, 2 एम्पियर। ये 4 ओम में इसमें से भी जाएगा और ये 4 ओम इसमें से भी जाएगा। तो अगर देखा जाए तो ये 2 एम्पियर पूरे में घूम रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा देखिए तो ज़रा, V बराबर IR, 4 दूना के 8 वोल्ट, और फिर इसका इस पॉइंट को हमने क्या कह दिया है A, इसको B, तो A से लेकर के B तक का भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा 4 दूना 8, V बराबर IR। यानी ये तो पक्का है कि ये 4 वोल्ट 8 ओम खा जाएगा, 8 वोल्ट खा जाएगा, और ये मिल करके कितना खाएगा 8 वोल्ट पूरा यहाँ से यहाँ, क्योंकि बैटरी 16 वोल्ट का है। ठीक है, तो चलिए चूँकि 6 ओम 12 ओम पैरेलल में है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालते हैं। हमको ये तो पता चल चुका है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेसिस्टर दैट इज 8 वोल्ट। सो करंट इन 6 ओम रेसिस्टर, हमने उसको I2 माना हुआ है। करंट बराबर क्या होता है V बटा R, तो V है 8 और रेसिस्टेंस कितना है 6 है ना, यानी कि 4/3 एम्पियर। ये बात पक्की क्लियर हो गई। चलिए 4/3 एम्पियर का करंट उसमें जाएगा। सो एनर्जी स्पेंट, एनर्जी बराबर I2 स्क्वायर RT। तो I2 कितना है 4/3 का होल स्क्वायर, रेसिस्टेंस कितना है 6, और कितने देर में 5 सेकंड में। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना जूल एनर्जी 6 ओम वाले रेसिस्टर में 5 सेकंड के लिए बर्बाद होने वाला है। अब जो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट कहता है एनर्जी स्पेंट इन होल सर्किट इन 5 सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि होल सर्किट का रेसिस्टेंस है कितना। सबसे पहले हम निकालेंगे रेसिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, पूरी सर्किट का रेसिस्टेंस। तो 4 ओम यहाँ 4 ओम यहाँ, यानी कि 8 ओम। ठीक है, अब पूरे सर्किट में करंट कितना बह रहा है तो पता है 2 एम्पियर, तो यहाँ तो ज़्यादा कोई टेंशन है ही नहीं। सो एनर्जी बराबर फॉर्मूला फिर से I स्क्वायर R इक्विवेलेंट इंटू T। R पूरे सर्किट का 8 है और करंट कितना है 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर इंटू 8 है, कितने देर के लिए 5 सेकंड के लिए। तो आंसर कितना हो जाएगा 40 को 4 से गुना करोगे तो 160 जूल। 160 जूल एनर्जी जो है वो 160 जूल पूरे सर्किट में बर्बाद होगा 5 सेकंड, जब 5 सेकंड के लिए करंट बहेगा तो 2 एम्पियर। और इस वाले में करंट कितना गया है I2, उस हिसाब से यहाँ का एनर्जी इतना स्पेंड होना है। आप चाहें तो यहाँ से कट करके यहाँ से वैल्यूज़ आप फाइंड कर सकते हैं इजीली, ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है। 3 से 2 बार में चला जाएगा तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 16/3 और इंटू 2 इंटू 5, वो कैलकुलेट आप कर लेना। तो अब आप इस तरह का सवाल कैसे बन सकता है, कॉन्सेप्ट आपके पास में क्लियर है, आप इस तरह के सवाल को सॉल्व कीजिए। और हम आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और बल्ब से रिलेटेड बताते हैं, बल्ब वाला सवाल कैसे सॉल्व करना है, इसको आप नोट कर लो। देखो क्वेश्चन जो है बोर्ड पे, ऐसा सवाल आपने क्लास 10th में भी देखा होगा और यहाँ फिर से लिखा हुआ है उसी टाइप का क्वेश्चन कहता है 220 वोल्ट 100 वाट बल्ब इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 110 वोल्ट मेन सप्लाई, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। देखिए आप लोगों को बल्ब का इस तरह का सवाल क्लास 10th में भी मिला होगा, लेकिन वहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट की आपके पास कमी होगी तो आपको इस तरह के सवाल को करने में बड़ा परेशानी होता होगा। तो हम यहाँ पे बिल्कुल इसका एक सिंपल सा लॉजिक बताते हैं, बहुत आसान सा लॉजिक है, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे इसने दे रखा है कि एक 100 वाट का बल्ब है, वाट कहने का मतलब होता है, वाट का मतलब जूल पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी ये स्पेंड करेगा। और फिलहाल इसका पोटेंशियल कितना था 220 वोल्ट, अब उसको 220 की बजाय 110 वोल्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं।
तो क्या उसका पावर 100 वाट ही रहेगा कि 75 वाट हो जाएगा, 50 वाट हो जाएगा, 25 वाट? तो देखो आप पोटेंशियल घटा रहे हैं, वोल्टेज घटा रहे हैं। तो याद कीजिए आपके घर में जब बल्ब लगा हुआ होता था तो वो 220, देखो ऐसे भी जनरली इंडिया में हमारे घर में जो सप्लाई होता है वोल्टेज का वो 220 वोल्ट होता है। यानी जितना भी एप्लियंसेस आप खरीदते हैं ना, बल्ब या जो भी जिस पे वाट लिखा रहता है, तो वो वाट एक्चुअली 220 वोल्ट पे ही डिफाइन होता है। मतलब उतना पावर आपको 220 वोल्ट पे ही मिलेगा। अगर आपका वोल्टेज ऊपर नीचे होगा तो आपका पावर भी ऊपर नीचे हो जाएगा। क्लियर है बात आपको? यानी अगर आप 220 वोल्ट पे अगर 100 वाट का आपको पावर मिल रहा है तो 110 वोल्ट पे आपको उतना पावर नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को कैसे लॉजिकली समझते हैं, देखिए मान लीजिए हमारे पास में एक बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है। तो याद रखिएगा इसका हमेशा डिज़ाइन होता है कितने के लिए? इंडिया में हमारे यहाँ 220 वोल्ट है फिक्स। अगर नहीं भी दिया रहता ना, सिर्फ कह देता कि 100 वाट का एक बल्ब है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे समझिए। क्वेश्चन सिर्फ ऐसे रहता है कि 100 वाट का बल्ब है और इस 100 वाट के बल्ब को अब ले जा करके हमने क्या किया, ऑपरेट किया 110 वोल्ट पे। पहले था 220 वोल्ट। अगर नहीं भी कहता तो हम अंडरस्टूड है कि आप इंडियन सिस्टम में हैं, आपका वोल्टेज 220 वोल्ट है। याद रखिएगा, देखिए भले वोल्टेज चेंज हुआ है 220 से 100, पावर भी चेंज कर जाएगा। क्या चेंज नहीं करेगा? तो याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ चेंज नहीं करती है, वो होता है इस बल्ब का रेसिस्टेंस। अगर इस बल्ब का रेसिस्टेंस R यहाँ है तो वही बल्ब का रेसिस्टेंस R यहाँ भी होगा। इसी फैक्टर को आप हमेशा दिमाग में रखिएगा। रेसिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं करता है, क्योंकि रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? शेप एंड साइज़ पे, मटेरियल पे। तो वो सब तो चेंज कर नहीं रहा है, तो रेसिस्टेंस तो आपका चेंज होगा नहीं। यहाँ पे वही वायर है, वहाँ पे वही वायर है बल्ब के अंदर में, तो रेसिस्टेंस जो यहाँ है वही वहाँ रहेगा। हाँ, पावर चेंज हुआ है तो हम लोग जानते हैं, पहले काम करते हैं, इसका रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। जब ये 100 वाट पावर दे रहा है और 220 वोल्ट क्या है? सप्लाई है वोल्टेज का। याद रखिएगा अगर ये 220 वोल्ट नहीं भी देता, हम फिर से फोकस कर रहे हैं, अगर ये 220 वोल्ट क्वेश्चन में नहीं भी देता तो आप अपने मन से अगर नहीं देगा तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए किसी भी बल्ब का वोल्टेज इस्तेमाल कीजिएगा 220 वोल्ट, और रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेसिस्टेंस यानी कि R, तो हम लोग जानते हैं ना, पावर बराबर फॉर्मूला मान लेते हैं, यहाँ पर पावर P1 है, जो दिया हुआ है वो कितना है? P1। P2 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये जो वोल्टेज है वो V1 है, बाद में V2 कितना हो गया? 110। तो पावर बराबर होता है V स्क्वायर बटा R, यानी कि V1 का स्क्वायर बटा R। तो यहाँ से रेसिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा हमारा? V1 का स्क्वायर बटा में P1। तो V1 है कितना? 220 का स्क्वायर, अब बटा में पावर कितना है इसका? 100। इतना ओम रेसिस्टेंस, ठीक है। इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, फाइनली बाद में कैलकुलेट करेंगे। याद रखिएगा जब ये 100 वाट यानी कि 100 जूल पर सेकंड आपको एनर्जी दे रहा था, 220 वोल्ट पे ये काम कर रहा था, उस समय उस बल्ब का रेसिस्टेंस ये था। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है V स्क्वायर बाई R। अब कहता है नया पावर क्या होगा? तो नया पावर आपको निकालना है, P2 निकालना है, लेकिन याद रखिएगा रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता है। सो P2 बराबर फॉर्मूला क्या होगा? वोल्टेज चेंज हो गया है, V2 स्क्वायर, रेसिस्टेंस वही रहेगा R। V2 वोल्टेज कितना हो चुका है? 110, तो 110 का होल स्क्वायर। रेसिस्टेंस कितना है? 220 का स्क्वायर बटा 100। इसीलिए मैंने इसको कट नहीं किया था, ताकि आपको बाद में कैलकुलेशन करने में क्या हो? ईजी हो। तो देखिए, तो 110 से 220 दो बार में जाएगा, है ना। 110 से 220 कितनी दफ़ा में चला जाएगा? दो बार में। 100 ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, तो 100 बटा 4 यानी कि आंसर हो जाएगा 25 वाट। यानी पहले जो बल्ब 100 वाट दे रहा था यानी कि 100 जूल पर सेकंड, वो अब आपको 25 जूल पर सेकंड देगा, यानी कि आपकी एनर्जी पर सेकंड घट गई। आप लोगों ने घर में देखा होगा कि जैसे ही वोल्टेज कम होता है आपका लाइट कम हो जाता है, तो आप कहते हैं वोल्टेज डिम हो गया, है ना। हम लोग कहते हैं कि देखो डिम हो गया, वोल्टेज कम हो गया। तो हम लोग लॉजिकली वहाँ पे बात तो सही करते हैं, लेकिन उसका असल रीज़न ये है, पकड़ना है कि रेसिस्टेंस चेंज नहीं होता है, और इंडिया में दे या ना दे लेकिन 220 वोल्ट का सप्लाई हर बल्ब में होता है। तो हम वहाँ से रेसिस्टेंस हर पावर के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, चाहे 100 वाट का किसी का भी हो। फिर जब वो वोल्टेज को चेंज करेगा तो उसके अकॉर्डिंग नया पावर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ के हिसाब से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो C है। आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट करिए। कुछ लोगों ने NCERT का डाउट हमसे पूछा था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा,
तो एनसीईआरटी का डाउट अगले लेक्चर में करेंगे, और अगले लेक्चर से हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ से हम 2 लेक्चर और 11 और 12, और आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लेना है, जो भी कॉन्सेप्ट हमने बताया वो कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक आप पढ़ाई करते रहो। ओके, थैंक यू।